हेलो दोस्तों, पिक द फाइट सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से करंट अफेयर की श्रृंखला चलाई जा रही है। ये वीडियो भी उसी का हिस्सा है और बात करेंगे हम इस वीडियो की, तो इस वीडियो में आपको मिलेगा बिहार करंट अफेयर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित बिहार में जितने भी एग्जाम आयोजित होते हो, चाहे वो 69 बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, और स्पेशली हम लोग टारगेट कर रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती 2023। ठीक है, बिहार शिक्षक भर्ती 2023 पर हम लोग स्पेशली टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद बिहार दरोगा और 69 बीपीएससी। और बात करें हमारे इस वीडियो की, तो हमारा ये वीडियो रेडी होता है 6 अखबारों के निचोड़ से। कितने अखबार के निचोड़ से? 6 अखबारों के निचोड़ से हमारा ये वीडियो रेडी होता है। हम लोग 6 अखबार का, हमारी टीम 6 अखबार से मतलब करंट अफेयर कलेक्ट करके इस वीडियो को बनाती है। ठीक है, और बोला जाता है सबसे ज़्यादा पढ़ाई, सबसे अच्छा पढ़ाई मतलब न्यूज़पेपर से ही होता है करंट अफेयर का। ठीक है, न्यूज़पेपर से ही होता है करंट अफेयर का। और जो एक्स्ट्रा फैक्ट बचता है वो हम लोग प्रतियोगिता दर्पण नहीं तो क्रॉनिकल मैगजीन से हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप लोग हमारे इस वीडियो को देखिएगा तो बिहार में जितना भी एग्जाम आयोजित होता है ना, उसमें अगर करंट अफेयर आपका मतलब रेयर एंड रेयरेस्ट केस में छूटेगा। और इस हमारे वीडियो खास बनाता है हमारा डिस्कशन। इतना हम लोग क्वेश्चन डाल देते हैं ना कि बिहार का विविध हो या जो जिलावार करंट हो, आपका एक भी नहीं छूटेगा। और हम लोग हर वीडियो के स्टार्टिंग में जिलावार करंट ला रहे हैं। और जिलावार करंट की बात करें तो इस बार हम लोग लाए हैं पूर्वी चंपारण का। हम लोग तिरहुत प्रमंडल चला रहे हैं। तिरहुत प्रमंडल में हम लोग बहुत सारा कर लिए हैं लोग, और टोटल जिला की बात करें तो अप्रोक्स मतलब 13-14 हम लोग कर लिए हैं। आज बारी है पूर्वी चंपारण की। पूर्वी चंपारण की बात करें तो हाल फिलहाल में जितना घटना हुआ है, करंट बना है और एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो देखिए पूर्वी चंपारण के जिले के केसरिया प्रखंड के कैथवलिया में दुनिया का सबसे ऊंचा विराट राम मंदिर बन रहा है। ठीक है, तो दुनिया का सबसे ऊंचा विराट राम मंदिर कहाँ बन रहा है? तो कहाँ बन रहा है? कैथवलिया में बन रहा है। पूर्वी चंपारण के कैथवलिया में बन रहा है। उसके बाद देखिए रक्सौल में भारत का चौथा फूड पार्क। ठीक है, फसाई का फूड पार्क होता है। ठीक है, फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, फसाई का चौथा फूड लैब कहाँ बना है? तो रक्सौल में बना है, जो भारत का चौथा होगा। चौथे नंबर का भारत का फूड लैब कहाँ बना है? रक्सौल में बना है। उसके बाद देखिए बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग दी गई है। ठीक है, बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए मोतिहारी के गांधी मैदान में 22 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई थी। समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई थी। उसके बाद देखिए चंद्रहिया में महात्मा गांधी पर थीम पार्क बनेगा। ठीक है, महात्मा गांधी पर थीम पार्क बनेगा चंद्रहिया में। उसके बाद देखिए मनरेगा के कार्यान्वयन में मतलब मनरेगा में कार्य करने के मामले में पूर्वी चंपारण प्रथम स्थान पे है। ठीक है, मनरेगा में कौन जिला प्रथम स्थान पे है? तो पूर्वी चंपारण। मनरेगा में पूर्वी चंपारण। ठीक है, उसके बाद देखिए बनकटवा प्रखंड मोतिहारी पहला ऐसा प्रखंड बना है जहां 18+ उम्र के लोगों को 100% कोविड टीकाकरण हुआ है। ठीक है, तो 18 से ज़्यादा उम्र वाले को 100% कोविड टीकाकरण कहाँ हुआ है? तो बनकटवा प्रखंड जो मोतिहारी में। उसके बाद देखिए ये तो कोरोना वाला है। यहाँ देखिए मोतिहारी नगर निगम 18 वर्ष से अधिक आयु को 100% टीकाकरण वाला पहला नगर निगम बन गया। ठीक है, 100% टीकाकरण हो गया। पहला नगर निगम कौन बना है? तो मोतिहारी नगर निगम। उसके बाद देखिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूर्वी चंपारण को उत्कृष्ट जिला पुरस्कार मिला है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूर्वी चंपारण को उत्कृष्ट जिला पुरस्कार मिला। उसके बाद देखिए पूर्वी चंपारण को राष्ट्रीय जल पुरस्कार, ये तो 2020 वाला है, थोड़ा डाटा पुराना है। और जो नया जल पुरस्कार मिला है वो हम लोग डाटा आपके पास लाए थे, पिछले वीडियो में बताए थे, और आने वाले वीडियो में हम लोग कभी ना कभी डिस्कस करा देंगे ताकि रिविजन हो जाए, आप लोग को याद भी रहे। उसके बाद देखिए पिपरा कोठी में देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ? पिपरा कोठी में। और देश का पहला बन गया। सोचिए देश का पहला बना है पूर्वी चंपारण में, पिपरा कोठी में क्या बना है? पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र, पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र। ठीक है, तो ये हो गया पूर्वी चंपारण का। अब देखिए बिहार में है टोटल 9 प्रमंडल। कितना प्रमंडल है? 9 प्रमंडल। 9 प्रमंडल में से हम लोग पटना प्रमंडल का जितना जिला है हम लोग कर चुके हैं अपने करंट अफेयर के मतलब आगे जितना भी होता है ना, जैसे हर करंट अफेयर का हम लोग पहले लाते हैं, तो वैसे पहले ला के हम लोग ये जो है ना पटना प्रमंडल, तो पटना प्रमंडल हम लोग खत्म हो गया। पटना प्रमंडल ये हम लोग खत्म है। अब हम लोग आए हैं लोग तिरहुत प्रमंडल में। और तिरहुत प्रमंडल की बात करें तो तिरहुत प्रमंडल में हम लोग मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी खत्म कर लिए हैं। ठीक है, अब शिवहर, ईस्ट चंपारण और वेस्ट चंपारण की बात है तो देखिए आज हम लोग कर लिए हैं लोग ईस्ट चंपारण। पूछेगा तिरहुत प्रमंडल में कितना जिला है, तो तिरहुत प्रमंडल में 6 जिला है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली। शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली और पूर्वी चंपारण
चंपारण, पश्चिमी चंपारण। तो आज हो गया पूर्वी चंपारण, कल कर लिया जाएगा पश्चिमी चंपारण, तो और उसके बाद शिवहर हो जाएगा, तो हम लोग का तिरहुत प्रमंडल खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट कोई प्रमंडल चालू करेंगे। ऐसे करके अगर आप हर जिला खत्म कर लेते हो तो जिला में कहीं से कुछ भी पूछ देगा, आपका खत्म हो जाएगा। और आने वाले वीडियो में हम लोग जैसे 38 जिला एक बार कंप्लीट हो गया ना, तो फिर अगर दोबारा राउंड लगाएंगे तो हाल फिलहाल में जितना नया घटना हुआ होगा हम लोग फिर से उसको रिपीट मार देंगे, ठीक है, नया वाला ऐड कर देंगे। उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। लोग हमारा जो टीम है ना बहुत एक्टिव है, बहुत अच्छे से काम करता है। अब देखिए पहले क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य के युवाओं को रोजगार देने के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, ठीक है। तो किस जिले के रोजगार मतलब जिला में रोजगार देने के लिए, ठीक है, किस राज्य के युवा, अच्छा राज्य पूछ दिया है ना, किस राज्य के युवाओं को रोजगार देने के लिए रोजगार मेले का आयोजन हुआ है, ठीक है। तो रोजगार मेले का जो आयोजन हुआ है वो हुआ है बिहार राज्य में। कहाँ? बिहार राज्य में हुआ है रोजगार मेले का आयोजन, ठीक है, बिहार राज्य में हुआ है रोजगार मेले का आयोजन। अब देखिए इसके हम लोग डिस्क्रिप्टिव डिक्टेशन की बात करें, मतलब डिटेल की बात करें, तो देखिए राज्य में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 37 रोजगार मेले लगाने का निर्णय किया गया है। पता है इस 37 जो लगेगा ना ये हर जिला में लगेगा, इसलिए क्वेश्चन में हमसे मुंह से जिला ही निकल गया, ठीक है, कि पहला दूसरा जैसे जब लगेगा ना तो पहले किस जिला में लगा है, पेपर में का हम लोग कटिंग लाए हैं उसमें डेट दिया है, इसलिए मेरे मुँह से जिला निकल गया। तो राज्य तो बिहार राज्य हो जाएगा और डेट याद करने का जरूरत नहीं कि इस जिला में इस दिन, इस जिला में इस दिन, बस बिहार हो गया। उसका जहां पहले लगा वहां देख लीजिएगा और कौन मंत्रालय लगा रहा है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 37 रोजगार मेला लगाने का मतलब निर्णय लिया गया। उसके बाद देखिए श्रम संसाधन विभाग के मुताबिक जिला स्तरीय, ठीक है, जिला स्तरीय लगेगा 1, ठीक है, जिला स्तरीय 1 लगेगा। उसके बाद देखिए और प्रखंड स्तरीय 2 दिन का, ठीक है, जिला स्तरीय 1 दिन, ठीक है, जिला में लगेगा 1 दिन का मेला और प्रखंड में लगेगा 2 दिन का मेला, ठीक है, 2 दिन का रोजगार मेला होगा। और मेले में 40 से अधिक कंपनी युवाओं को रोजगार देगी, मेले में 40 से अधिक कंपनी युवाओं को रोजगार देगी। अब देखिए कहाँ कहाँ कब लगेगा, देखिए ये पेपर का कटिंग है, 37 रोजगार मेले में 40 से अधिक कंपनी युवाओं को देंगी रोजगार। अब देखिए यहाँ डेट दिया है, ठीक है, जैसे दिया है कि 17 जुलाई को नालंदा में लगेगा, 19 जुलाई को लखीसराय में लगेगा, 21 जुलाई को जहानाबाद में, 26 जुलाई को बांका में, 31 जुलाई को अरवल, 2 अगस्त नवादा, मतलब पूरा जिला दे दिया, इसलिए मेरे मुंह से क्वेश्चन में जिला निकल गया है। तो देख लीजिएगा, डेट देखना होगा तो ठीक है अपना पढ़ लीजिएगा। लेकिन करंट में यही था कि 37 रोजगार मेला लगेगा, 40 से अधिक कंपनी आएगी, ठीक है। और यहाँ पे उसका डेट दिया गया है, सबसे पहले यहाँ दिखा रहा है कि 7 जुलाई को भागलपुर में लगेगा, ठीक है, सबसे पहले दिखा रहा है 7 जुलाई को भागलपुर में लगेगा। ये देख लीजिएगा, अपना पढ़ना होगा तो वीडियो पॉज करके अपना पढ़ सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम पे हम लोग PDF डाल देंगे तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, अच्छा देखिए बिहार में कुछ मेला मतलब जो पारंपरिक मेला है ना उसका आयोजन किया जाता है। तो आज हम लोग पूरा मेला ला दिए कि कौन कौन मेला बिहार में आयोजित होता है, और पूछेगा किस जिले में होता है तो वो इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग देख लीजिए। हरिहर क्षेत्र का मेला बोलेंगे तो हरिहर क्षेत्र बोलते हैं सोनपुर वाले क्षेत्र को, तो सोनपुर में जो पशु मेला लगता है उसी को हरिहर क्षेत्र का मेला बोलते हैं। तो हरिहर क्षेत्र का मेला पूछ देगा तो हो जाएगा सोनपुर, क्या हो जाएगा, सोनपुर हो जाएगा, ठीक है, सोनपुर हो जाएगा हरिहर क्षेत्र का मेला। उसके बाद देखिए प्रतिपक्ष मेला पूछा है, प्रतिपक्ष मेला बोलेगा तो ये हो जाएगा गया जिला, कौन जिला, गया जिला, ठीक है, गया जिला हो जाएगा प्रतिपक्ष। उसके बाद बोल देगा सौराठ मेला, सौराठ मेला, सौराठ मेला बोल देगा तो मधुबनी, कहाँ, सौराठ मेला मधुबनी, मधुबनी, ठीक है, मधुबनी सौराठ मेला, मधुबनी हो जाएगा सौराठ मेला, मधुबनी हो गया सौराठ मेला। उसके बाद देखिए 2 मास मेला, 2 मास मेला बोलेगा तो हो जाएगा राजगीर, क्या हो जाएगा, राजगीर, ठीक है, 2 मास मेला बोलेगा तो हो जाएगा राजगीर। देखिए 2 मास मेला हो गया राजगीर। और कुकुलत मेला बोलेगा तो ये हो जाएगा नवादा, और नवादा में कुकुलत मेला, कुकुलत जलप्रपात के पास लगता है, एक जलप्रपात है बिहार में जिसका नाम है कुकुलत जलप्रपात, कुकुलत जलप्रपात नवादा में है और वहीं पर लगता है कुकुलत मेला। तो कुकुलत मेला कहाँ हो जाएगा, नवादा, ठीक है, नवादा हो जाएगा कुकुलत मेला, ठीक है, नवादा हो जाएगा कुकुलत मेला। उसके बाद देखिए सहोदरा मेला, ठीक है, सहोदरा मेला बोल रहे हैं तो सहोदरा मेला एक मतलब क्या बोलते हैं, धार्मिक स्थान है, ठीक है, माता का मंदिर है, सहोदरा माता का मंदिर, तो वहीं पे लगाया जाता है सहोदरा मेला। वो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, कहाँ हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण, ठीक है, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा सहोदरा मेला, ठीक है, पश्चिमी चंपारण, ठीक है, पश्चिमी चंपारण हो गया सहोदरा मेला। वैशाली मेला नाम से स्पष्ट है, वैशाली मेला वैशाली में, वैशाली मेला वैशाली में, ठीक है, वैशाली मेला वैशाली में, ठीक है, वैशाली मेला वैशाली में हो जाएगा। उसके बाद देखिए विवाह पंचमी, विवाह पंचमी की बात होगी तो विवाह पंचमी हो जाएगा सीतामढ़ी, विवाह पंचमी सीतामढ़ी, ठीक है, विवाह पंचमी सीतामढ़ी,
ठीक है, सीतामढ़ी हो जाएगा विवाह पंचमी, ठीक है, सीतामढ़ी हो गया विवाह पंचमी। अब देखिए सीतामढ़ी की बात हो रही है तो सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में विश्व की सबसे ऊंची सीता माता की प्रतिमा स्थापित होगी। सीता माता की प्रतिमा सीतामढ़ी विश्व की सबसे ऊंची हो जाएगी, ठीक है। गया में बात होगा तो गया में भगवान बुद्ध का विश्व का सबसे ऊंचा प्रतिमा का निर्माण होगा, ठीक है, गया में हो जाएगा, ठीक है। और राजगीर में तो आप जानते ही हैं कि ग्लास ब्रिज का निर्माण हुआ है, ठीक है। और अच्छा देखिए पश्चिमी चंपारण की बात हुई है, पूछेगा बिहार में सबसे ज़्यादा वन, ठीक है, सबसे ज़्यादा वन पूछेगा तो होगा कैमूर। कहाँ होगा? कैमूर 69.60%, 69.60% हो जाएगा। सबसे ज़्यादा वन हो जाएगा कैमूर में। बोलेगा बिहार में सबसे घना वन किस जिले में है? सबसे ज़्यादा वन है कैमूर जिले में। सबसे घना वन पूछ देगा तो वो है पश्चिमी चंपारण जिला। कहाँ? पश्चिमी चंपारण जिला। सबसे कम वन पूछ देगा तो जहानाबाद। सबसे कम वन जहानाबाद, 0% वन है जहानाबाद में। कितना? 0% वन है जहानाबाद में। उसके बाद देखिए ये हो गया तो सबसे ज़्यादा वन कैमूर जिला, सबसे कम वन जहानाबाद जिला, सबसे घना वन तो पश्चिमी चंपारण जिला, ठीक है। अब बिहार में टोटल वन पूछ देगा तो 7.84%, 7.84%, 7,380 किलोमीटर, 7,380 किलोमीटर बिहार में वन होगा। और ये वाला मेला क्लियर हो गया, देख लीजिएगा अच्छे से। मेला से अगर कुछ देखिए, अगर डेली वीडियो देखिएगा ना तो हम लोग इतना बदल बदल के लाते हैं, कभी मेला लाएंगे, कभी महोत्सव लाएंगे, कभी जनजाति लाएंगे, कभी मिट्टी लाएंगे, पहाड़ी लाएंगे, अभ्यारण्य लाएंगे, मतलब आपको बहुत सारा वेरिएशन मिलेगा। मतलब इतना वेरिएशन क्योंकि 3-4 किताब में फॉलो होता है, इसीलिए वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत सारा याद होगा, ऊपर से रिवीजन भी होगा, ठीक है। तो मेला वाला आज का खत्म हो गया। उसके बाद देखिए दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस विभाग द्वारा हर जिले में नशा मुक्ति केंद्र खोला जाएगा? ठीक है, तो विभाग पूछ रहा है किस विभाग द्वारा बिहार के हर जिले में नशा मुक्ति केंद्र खोला जाएगा, तो वो खोला जाएगा श्रम संसाधन मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? श्रम संसाधन नहीं, सॉरी, इसका श्रम संसाधन नहीं होगा, श्रम संसाधन नहीं होगा, इसका होगा मद्य निषेध, ठीक है, मद्य निषेध विभाग होगा, ठीक है, मद्य निषेध विभाग होगा इसका आंसर, कि मद्य निषेध विभाग द्वारा हर जिले में नशा मुक्ति केंद्र खोला जाएगा, ठीक है। मद्य निषेध विभाग द्वारा हर जिले में नशा मुक्ति केंद्र खोला जाएगा। बिहार के हर जिले में मद्य निषेध विभाग द्वारा नशा मुक्ति केंद्र खोला जाएगा। और बात करें इसके डिस्कशन की, तो डिस्कशन देखिए, मद्य निषेध उत्पादक एवं निबंधन विभाग ने सभी 38 जिलों में एक एक नशा मुक्ति केंद्र खोलने का निर्णय किया है। 38 जिला में एक एक नशा मुक्ति, ठीक है। और हर नशा मुक्ति केंद्र की क्षमता 50-50 बेडों की होगी, 50-50 बेड होगा हर नशा मुक्ति केंद्र में। और देखिए इसमें और डिटेल देखना है तो ये पेपर का कटिंग है, पढ़ लीजिएगा। मद्य निषेध विभाग हर जिले में 50 बेड का नशा मुक्ति केंद्र खोलेगा, ठीक है, ये दिया है। और ये देख लीजिएगा 24 घंटा 7 दिन काम करेगा लोग। और इसमें नियुक्ति वगैरह कैसे होगा, और देखिए केंद्र पर आतंक शराबियों के लिए मोटिवेशन काउंसलिंग उपचार, मतलब नशा मुक्ति से ही इसमें कार्य होगा, नशा मुक्ति से संबंधित ज़्यादा पढ़ना होगा, पेपर पढ़ लीजिएगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए हम ये नहीं करा रहे हैं, बस लाए हैं दिखाने के लिए कि हम लोग पेपर से ही कलेक्ट करते हैं और थोड़ा आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। अब देखिए बात करते हैं, देखिए एग्जाम में पूछेगा अगर जनसंख्या से क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर रहेगा। और जनसंख्या से पूछेगा तो 2021 में जनसंख्या हो जाना चाहिए, हर 10 साल पे होता है, 11 में हुआ है तो 21 में होगा, लेकिन 21 वाला जनसंख्या नहीं हुआ है, तो 21 वाला नहीं हुआ है तो एग्जाम के दृष्टिकोण से 11 वाला जनसंख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। और 11 वाला जनसंख्या की बात करें तो आज हम लोग बात करेंगे लिंगानुपात की। किसकी? लिंगानुपात की बात होगी। तो देखिए 2011 की जनसंख्या के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918। कितना है? 918 है बिहार का लिंगानुपात। कितना है? 918 है बिहार का लिंगानुपात। उसके बाद देखिए और राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात ये है 943, 943 है, ठीक है, 943 है, ठीक है, जो 25 कम है बिहार का, राष्ट्रीय से कितना कम है? 25 कम है, राष्ट्रीय से 25 कम है। बिहार का 918 है और राष्ट्रीय का 943 है, राष्ट्रीय का 943 है, ठीक है। अब देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले की बात करें तो वो होगा गोपालगंज। कौन जिला? गोपालगंज हो जाएगा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। उसके बाद से जबकि न्यूनतम लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात होगा मुंगेर का। किसका? मुंगेर का 876 होगा, 876 होगा। अब टॉप 3 मतलब देख लीजिए, सर्वाधिक का टॉप 3 देख लीजिए, लोएस्ट में सर्वाधिक में बात करें 1 नंबर पे तो गोपालगंज बताए हैं आपको 1021 है। कितना है? 1021 है। उसके बाद देखिए सिवान का है 988, सिवान का है 988। उसके बाद से देखिए सारण की बात करें तो सारण का है 954। कितना है? सारण का है 954। उसके बाद देखिए कम में देखिए तो मुंगेर का है 876, मुंगेर का है 876। भागलपुर का है 880, भागलपुर का है 880। खगड़िया की बात करें तो खगड़िया
का है 886। तो टॉप 1 और टॉप 2 याद कर लीजिएगा, ठीक है, टॉप 1 और टॉप 2 याद कर लीजिएगा, ठीक है। टॉप 1 में बात करें तो है गोपालगंज, और ज़्यादा में कम में बात करें तो है मुंगेर, और ज़्यादा में बात करें टॉप 1 टॉप 2 में तो है सिवान 988, और सेकेंड में बात करें तो है भागलपुर 880। याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय औसत कितना है? राष्ट्रीय औसत बिहार वाला हो गया 918, राष्ट्रीय औसत हो गया 943, 943, ठीक है, 943 हो गया राष्ट्रीय औसत, अब बिहार का हो गया 918। याद रखिएगा, जनगणना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा जरूर 110%। और ये मैक्सिमम मिनिमम देख लीजिए, हम लोग हर वीडियो में जनगणना कोई ना कोई पार्ट लाएंगे, कभी साक्षरता ला देंगे, कभी लिंग अनुपात तो आ जा ही गया, कभी जनसंख्या ला देंगे किस जिले में क्या है, कभी डेंसिटी लाएंगे लोग जनसंख्या के हिसाब से, ठीक है, महिला पुरुष ला देंगे लोग, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा विशेष सहायता योजना के तहत, ठीक है, विशेष सहायता योजना के तहत बिहार को कितने करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है, ठीक है। तो केंद्र सरकार द्वारा विशेष सहायता पैकेज दिया गया है बिहार को, तो वही पूछ रहा है बिहार को कितने करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। तो बिहार को प्रदान की गई है 9,640 करोड़, 9,640 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है, 9,640 करोड़। याद रखिएगा, कोई कोई डाटा पूछ देता है। अब देखिए डिस्कशन में, देखिए वित्त मंत्रालय ने बजट में घोषित विशेष सहायता योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 16 राज्यों के लिए 56,415 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश का प्रस्ताव की मंजूरी दी है। और इसी में मतलब 16 राज्यों को मिला है, इसमें बिहार को मिला कितना 9,640। आप बोल देगा मतलब टोटल कितना दिया गया है 16 राज्य को, तो हो जाएगा 56,415, ठीक है। बिहार को हो जाएगा 9,640, 9,696, 40, 96, 40 याद रखिएगा, डाटा इंपॉर्टेंट। अब देखिए पेपर कटिंग देख लीजिए, विशेष सहायता योजना के तहत बिहार को मिले 9,640 करोड़। ये जो 9,640 करोड़ मिला है 16 राज्य को, मतलब कुछ कुछ मिला है, 16 राज्यों में सबसे ज़्यादा बिहार को मिला है, सबसे ज़्यादा बिहार को मिला है, यहाँ लिखा है देख लीजिएगा। 16 राज्यों में सबसे अधिक बिहार को दी गई है राशि, ठीक है, केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए जारी की है राशि, ठीक है, ये दिया गया है। और अलग अलग राज्य का दिया गया है कि किसको कितना मिला है, पढ़ने होगा आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए हम नहीं दिए हैं। और मतलब पता है पैसा दिया क्यों गया है? पैसा दिया गया है स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, जल आपूर्ति, बिजली, सड़क, पुल और रेलवे सहित विभिन्न क्षेत्रों में पूंजी निवेश परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, ठीक है, पूंजी निवेश परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन क्षेत्रों में परियोजनाओं की गति बढ़ाने के लिए जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राज्यों का हिस्सा भी दिया गया है, ठीक है। तो इन कार्यों के लिए दिया गया है मंजूरी, ठीक है, इन कार्यों के लिए मंजूरी दिया गया। ये पेपर का कटिंग आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो देखिए, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा एक साथ कितने लोगों को ठनका गिरने की अलर्ट भेजा जाएगा, मतलब ठनका गिरने का अलर्ट भेजा जाएगा कुछ समय पहले, ठीक है। तो ठनका गिरने का अलर्ट कितना लोगों को एक साथ भेजा जाएगा, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, तो वो हो जाएगा 36 लाख। कितना? 36 लाख। एक्चुअली मतलब बिहार सरकार जो है ना, ये नंबर ऐड कर रही है लोगों का, जो ठनका गिरेगा ना उसका अलर्ट देने के लिए एक साथ। तो अभी तक 36 लाख लोग का हो गया है, तो 36 लाख लोगों को इस साल एक साथ ठनका गिरने का अलर्ट भेजा जाएगा। तो संख्या पूछ रहा था तो हम संख्या बता दिए 36 लाख। देखिए इसके डिस्कशन की, देखिए राज्य भर में मानसून के दौरान सबसे अधिक लोगों की मौत होती है वज्रपात से होती है, ठीक है, सबसे अधिक मौत वज्रपात से होती है। इन आपदाओं की जानकारी पहले लोगों तक पहुंचे ताकि कम से कम लोग वज्रपात के सहित अन्य आपदाओं की चपेट में आए। इसके लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कौन? बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जून तक डाटाबेस तैयार किया है, ठीक है, जून तक डाटाबेस तैयार किया है, जिसमें 36 लाख लोग, कितना लोग? 36 लाख लोगों को एक के नंबरों को जोड़ा गया, नंबर जोड़ा गया 36 लाख लोग का, जिन्हें मानसून में एक साथ ठनका, तेज आंधी और भारी बारिश की भी जानकारी एक साथ भेजी जाएगी, ठीक है। अब देखिए पेपर कटिंग है, 36 लाख लोगों को एक साथ भेजा जाएगा ठनका से अलर्ट, ठीक है। इसमें जनप्रतिनिधि व अधिकारी भी होंगे शामिल। और पता है ठनका का जो अलर्ट भेजा जाएगा ना, उसमें एक शराबबंदी को पकड़ने के लिए हुआ था ना, शराबी को पकड़ने के लिए उसका डाटाबेस तैयार करने के लिए टीचर लोग का उपयोग किया गया था, शिक्षकों का। इसमें क्या होगा देखिए, जनप्रतिनिधि को भेजा जाएगा SMS, ठीक है। जनप्रतिनिधि में बात करें तो देखिए प्राधिकरण के मुताबिक डाटाबेस में सरकारी अधिकारी, जनप्रतिनिधि, जीविका, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा सहित आम लोग शामिल है, ठीक है। आम लोग शामिल होंगे जो जनता का थोड़ा प्रतिनिधित्व करते होंगे, ठीक है। इन सभी को एक साथ आपदा पूर्व जानकारी दी जाएगी, ठीक है। इस सिस्टम को 24 घंटे अपडेट रखा जाएगा ताकि किसी भी वक्त SMS लोगों तक अलर्ट किया जाएगा, मतलब जनप्रतिनिधि जाकर लोगों को सूचना देंगे। और ये डाटा है कि ठनका से बिहार में हर साल कितने लोगों की मौत होती है। 2022 की बात करें तो
100 मतलब 150 लोगों की मौत हो गई है 2021 में, 280, और 2023 में अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा कौन कौन भेजा जाएगा। तो जनप्रतिनिधि भेजा जाएगा। ठीक है, 36 लाख लोगों का नंबर इसमें ऐड हो गया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट बात करें तो देखिए कुछ पोर्टल है, कुछ ऐप है। ठीक है, कुछ ऐप पोर्टल है जो बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। देखिए पूछेगा IHIP पोर्टल, तो IHIP पोर्टल चलाया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग द्वारा। किसके द्वारा? स्वास्थ्य विभाग द्वारा। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग द्वारा। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। हम केवल स्वास्थ्य लिख दिए हैं, स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें 33 तरह की बीमारियों का, ठीक है, 33 तरह की बीमारियों का रियल टाइम मॉनिटरिंग होगा। ठीक है, 33 तरह की बीमारी, हम 33 बीमारी लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा। 33 बीमारी, ठीक है, 33 बीमारियों का रियल टाइम मॉनिटरिंग होगा IHIP पोर्टल के तहत। ठीक है, उसके बाद देखिए हेरिटेज ट्री ऐप। ट्री से तो स्पष्ट हो रहा है, ट्री मतलब पेड़ होगा। हेरिटेज ट्री ऐप चलाया गया है राज्य जैव विविधता प्राधिकरण के द्वारा। ठीक है, राज्य जैव विविधता, ठीक है, जैव विविधता लिख दे, राज्य जैव विविधता। ठीक है, जैव विविधता, राज्य जैव विविधता। ठीक है, राज्य जैव विविधता के द्वारा चलाया गया है। ठीक है, राज्य जैव विविधता पार्षद लिख दीजिएगा। ठीक है, राज्य जैव विविधता पार्षद हो जाएगा। ठीक है, राज्य जैव विविधता पार्षद के द्वारा ये चलाया गया। इसमें पता है क्या होगा? हेरिटेज मतलब आप लोग समझते हैं कि समृद्धिशाली होगा। हेरिटेज मतलब हमारी संस्कृति सभ्यता से जुड़ा होगा। तो हेरिटेज ट्रिप जो हमारे एक होता है ना, संस्कृति धरोहर होंगे, उन लोगों का डाटाबेस तैयार किया जाएगा और उन लोगों का डाटाबेस तैयार करके उसका संरक्षण किया जाएगा। डाटाबेस तैयार हो जाएगा तो पता चल जाएगा खाद कब डालना है, पानी कब डालना है। तो जो हेरिटेज ट्री है ना, उनका संरक्षण होगा इसमें। ठीक है, विरासत आप बोल सकते हैं, विरासतशाली जो हमारे वृक्ष हैं, ठीक है, उनका इसमें संरक्षण किया जाएगा। उसके बाद है फिलो पोर्टल। फिलो पोर्टल लाया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा। किसके द्वारा? शिक्षा विभाग लिख देते हैं। ठीक है, शिक्षा लिख देते हैं, केवल शिक्षा विभाग। ठीक है, शिक्षा विभाग के द्वारा लाया गया है फिलो पोर्टल। और फिलो पोर्टल में क्या होगा? 9 से जो 12 तक की छात्र छात्रा हैं उनको मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। 9 से 12, ठीक है, 9 से 12 तक छात्र छात्रा हम लिख देते हैं, छात्र छात्राएं, छात्र प्लस छात्राएं लिख देते हैं। ठीक है, छात्र प्लस छात्राएं लिख देते हैं। इसमें 9 से 12 तक फिलो पोर्टल में शिक्षा विभाग द्वारा मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद देखिए वंडर ऐप। ठीक है, वंडर ऐप भी हो जाएगा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। वंडर ऐप भी हो जाएगा स्वास्थ्य विभाग। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग। ठीक है, वंडर ऐप भी हो जाएगा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। वंडर ऐप में पता है क्या होगा? वंडर ऐप में होगा ये कि जो गर्भवती महिलाएं हैं ना, गर्भवती महिलाएं, उनकी देख रेख, उनकी सेवा और उनको निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा वंडर ऐप के तहत, जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ले आए गए। तो हम गर्भवती लिख दे रहे हैं। ठीक है, गर्भवती महिला। ठीक है, गर्भवती महिला। ठीक है, गर्भवती महिला लिख दिया। अब देखिए ये हो गया वंडर ऐप गर्भवती महिलाओं के लिए लगा। और पता है पूछ देगा, मतलब हाल फिलहाल का डाटा है कि पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा संस्था में प्रसव कहाँ होता है, मतलब संस्थागत डिलीवरी कहाँ होती है महिलाओं की, तो हो जाएगा मुंगेर। कहाँ होगा? मुंगेर हो जाएगा। उसके बाद पूछ देगा गर्भवती महिलाओं की देखरेख के मामले में बिहार का कौन सा जिला 1 नंबर पे है, तो वो हो जाएगा पटना जिला। कौन हो जाएगा? पटना जिला। उसके बाद देखिए वामिस ऐप। वामिस ऐप लाया गया है। तो वामिस ऐप में पता है क्या होगा? वामिस ऐप में नई तकनीक से सिंचाई होगी। क्या होगी? नई तकनीक से सिंचाई होगा। नई तकनीक से सिंचाई पता है क्या होगी? नई तकनीक से सिंचाई होगी जैसे जिसमें पानी का बर्बादी ना हो, पानी का बर्बादी न हो। ठीक है, और पर्यावरण के हिसाब से तो वो बहुत ही नुकसानदायक है। अगर पानी का बर्बादी होता है तो एक बहुत सारा नया नया कृषि जो होता है ना, स्टाइल लाया गया है, आप बोल रहे हैं तरीका लाया गया है। एक तरीका है बूंद बूंद सिंचाई। बूंद बूंद सिंचाई में क्या होगा कि पेड़ के मतलब जो छोटा छोटा पौधा होगा उसके जड़ के पास बूंद 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 पानी नहीं गिरेगा। ठीक है, उसका सारा डाटा आप लोग यूट्यूब पे देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको वीडियो मिल जाएगा। और यहाँ बिहार दिवस लगा था ना, तो बिहार दिवस में जो बूंद बूंद सिंचाई है ना, उसका बहुत सारा मतलब बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के उसमें दिखाया गया था और बताया भी जा रहा था बूंद बूंद सिंचाई कैसे होता है। वो कृषि विभाग के द्वारा लगाया गया, तो वहीं देखने को मिला था। तो वामिस हो गया नई तकनीक से सिंचाई। नई तकनीक से सिंचाई। ठीक है, नई तकनीक से सिंचाई, नई तकनीक से सिंचाई। उसके बाद देखिए ये हो गया नई तकनीक। उसके बाद है हायरिंग ऐप। हायरिंग तो आप नाम से समझ रहे हैं, हायरिंग मतलब क्या होता है? हायरिंग मतलब हायर करना, मतलब भाड़े पर लेना। तो जो छोटे किसान है ना, वो कृषि उपकरण को भाड़े पे लेंगे। ठीक है, और ये चलाया गया है सहकारिता मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? सहकारिता मंत्रालय, कृषि विभाग नहीं, सहकारिता मंत्रालय। कौन? सहकारिता मंत्रालय। ठीक है, सहकारिता मंत्रालय। ठीक है, सहकारिता मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। ठीक है, सहकारिता मंत्रालय के द्वारा लाया गया है हायरिंग ऐप। हायरिंग ऐप में होगा जो छोटे किसान हैं वो भाड़े पे लेंगे कृषि संयंत्र को, मतलब कृषि जो उपकरण है उसको भाड़े पे लेंगे छोटे किसान। कृषि उपकरण में बात करें, जैसे देखिए कृषि उपकरण में होगा तो
जैसे ड्रोन से आजकल छिटाई हो रहा है कि फसल बर्बाद ना हो, शरीर पे पड़े तो स्वास्थ्य संबंधी नुकसान ना हो हम लोग खुद को। तो देखिए इसीलिए ड्रोन से छिटाई होगा, लेकिन ड्रोन बहुत कॉस्टली आता है, इसीलिए हायरिंग ऐप के तहत आप ड्रोन को क्या कीजिएगा, भाड़े पे ले लीजिएगा, उसमें कट्ठा के हिसाब से आपको पे करना होगा। तो हायर कर लीजिएगा तो आपका छिटाई भी अच्छे से हो जाएगा दवा का। और हायरिंग ऐप के तहत यही सब हो रहा है, सहकारिता मंत्रालय के द्वारा लगाया, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। और जितना पोर्टल है ना बहुत सारा है, लेकिन लेटेस्ट सबसे यही है। और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी आपको ला देंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, हाल ही में किनके द्वारा रांची पटना वंदे भारत ट्रेन का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया है। तो रांची पटना वंदे भारत ट्रेन जो है इसका क्या हुआ था, जब ट्रायल हुआ था तो भी हम लोग करंट अफेयर कवर किए थे कि ट्रायल हुआ है रांची पटना का। और क्यों मतलब हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट था, ट्रेन का ट्रायल तो होते रहता है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए था उसी दिन भारत में एक रिकॉर्ड बना था कि एक साथ 5 वंदे भारत ट्रेन का क्या हुआ था, ट्रायल हुआ था। 5 वंदे भारत का ट्रेन का ट्रायल हुआ था। और इस बार क्या हुआ है, करंट इसीलिए लाए हैं क्योंकि एक तो उद्घाटन करता इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इसी दिन जो 5 ट्रेन का ट्रायल हुआ था ना, आज ही के दिन 5 को हरी झंडी दिखा के शुरू कर दिया गया, 5 को हरी झंडी दिखा के शुरू कर दिया गया। तो बात करें ऑनलाइन ट्रायल किए हैं तो नरेंद्र मोदी ट्रायल किए हैं। कौन ट्रायल किया है, नरेंद्र मोदी जी ट्रायल किए हैं, ठीक है, ऑनलाइन माध्यम से ट्रायल किए हैं। ये नहीं आए थे रांची में पंडाल वगैरह बना के, आप वहां पे टीवी पे भी देख सकते थे जो ऑनलाइन ट्रायल स्टार्ट हुआ। अब देखिए बात करें इसके डिटेल्स की, तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को रांची पटना वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन ऑनलाइन करेंगे, ठीक है। रांची रेलवे स्टेशन पर उद्घाटन कार्यक्रम सुबह 9 बजे, ये टाइमिंग में लिखा है, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसके पेपर की कटिंग की बात करें तो देखिए आज प्रधानमंत्री करेंगे क्या, रांची पटना वंदे भारत ट्रेन का ऑनलाइन उद्घाटन। ये भाड़ा वगैरह लिखा है, टाइम लिखा है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 5 गो ट्रेन हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। जहां हम लोग का जो चालू हुआ है ना 5 ट्रेन, वो हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 ट्रेन में देखिए 5 ट्रेन थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन हम लोग टेलीग्राम पे इसका कटिंग डाल देंगे तो आप देख लीजिएगा। फिर खैर हम बोल कर बता दे रहे हैं, पहला हुआ है रांची पटना, उसके बाद हुआ है खजुराहो भोपाल इंदौर, खजुराहो भोपाल इंदौर, उसके बाद देखिए जबलपुर भोपाल, उसके बाद धारवाड़ बेंगलुरु और गोवा मुंबई। इन्हीं 5 का ट्रायल हुआ है, इसीलिए इसको लाए हैं, नहीं तो उद्घाटनकर्ता के कारण और इसके कारण, ठीक है। उसके बाद देखिए ये भी है, एक साथ 5 वंदे भारत का देशवासियों को उपहार, ठीक है। और ये मैप के हिसाब से बताया है कहाँ कहाँ के लिए क्या हुआ है, ठीक है। और ये 5 जगह का दिया है, पहला भोपाल, रानी कमलापति इंदौर वंदे भारत हो गया, उसके बाद देखिए भोपाल हो गया, ये जबलपुर, ठीक है। उसके बाद देखिए रांची पटना हो गया, उसके बाद गोवा मुंबई हो गया, और यहाँ है धारवाड़ बेंगलुरु, ठीक है। यहाँ भोपाल से हो गया इंदौर तक, ठीक है। ये देख लीजिएगा, अपना देखना होगा, टेलीग्राम पे हम लोग डाल देंगे। नेक्स्ट देखिए छठा क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में पहली बार बिहार मेगा फूड एक्सपो 2023 के सबसे बड़े मेले का उद्घाटन हुआ है। बिहार के इतिहास में इससे बड़ा मेला जो होता है ना बिहार मेगा फूड का लगा ही नहीं है, सबसे बड़ा है। तो पूछ रहे किस जिले में इसका मतलब आयोजन किया गया है, तो इसका आयोजन किया गया है पटना जिले में। कहाँ, पटना जिले में किया गया है, ठीक है। सबसे बड़ा था तो हम भी सोचे कि जाकर देख लेते हैं, गए थे तो उसी दिन क्या हुआ था कि बारिश आ गई थी और आंधी भी आया था, पूरा मेला मतलब तहस नहस हो गया था। और वहाँ देखे कि जिला प्रशासन की तरफ से बोला जा रहा था कि मेला 1-2 दिन के लिए स्थगित किया जाता है, फिर मैनेज करेगा लोग। लेकिन बड़ा तो है, बहुत बड़ा है, मतलब 200-300 से ज़्यादा काउंटर है। और वहाँ जो जीविका दीदी है ना, जीविका दीदी मतलब आई हैं, हर काउंटर में अपना अपना स्पेसिफिक प्रोडक्ट लेके आई हैं। शहद हो गया, हैंडमेड अचार हो गया, बहुत सारा सत्तू हो गया, हैंडमेड मिठाई हो गया, और बहुत सारा बुनने वाला सामान हो गया। मतलब जो जीविका दीदी है ना उन पर ज़्यादा जोर दिया गया है। और बहुत सारा कृषि उपकरण भी आया है, ठीक है। और जो फूड वाला जो मशीन होता है ना, फूड प्रोसेसिंग यूनिट का है, तो फूड वाला बहुत सारा मशीन भी आया, मसाला वगैरह बनाने का। तो देखिए ये बिहार बनेगा फूड प्रोसेसिंग इकाई का हब, ठीक है। ये जो लिखा है ना समीर कुमार महासेठ, केवल महासेठ लिखा है, इनका पूरा नाम है समीर कुमार महासेठ, ठीक है। ये क्या है, तो बिहार के उद्योगपति है, बिहार के उद्योग मंत्रालय के मंत्री है, ठीक है। तो इन्हीं के द्वारा उद्घाटन किया गया है, गांधी मैदान में उद्घाटन किया गया था, लेकिन फिलहाल सब तहस नहस हो गया है भूकंप मतलब आंधी के कारण। अब देखिए बात हो रही है फूड वगैरह खाने पीने की चीज़ों की बात हो रही है, तो हम लोग कुछ लाए हैं कि किस जिले में किसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। उत्पादन की बात करें तो देखिए गन्ने के उत्पादन में शीर्ष जिला, ठीक है। तो गन्ने के उत्पादन में पूछ रहा है शीर्ष जिला, तो गन्ना सबसे ज़्यादा होता है पश्चिमी चंपारण में। कहाँ होता है, पश्चिमी चंपारण। गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, पश्चिमी चंपारण, ठीक है, पश्चिमी चंपारण, ठीक है। गन्ना सबसे ज़्यादा होता है पश्चिमी चंपारण में। उसके बाद देखिए
केले का सर्वाधिक उत्पादन, केले की बात करें तो केला होता है सबसे ज़्यादा मधुबनी में। कहाँ? मधुबनी में केला होता है सबसे ज़्यादा मधुबनी में। उसके बाद देखिए अमरूद की बात हो रही है तो अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन होता है नालंदा में। कहाँ? नालंदा में, ठीक है, नालंदा में होता है अमरूद का सबसे ज़्यादा उत्पादन। उसके बाद हो रही है आम का, आम हो जाएगा दरभंगा। आम कहाँ होगा? आम हो जाएगा दरभंगा, ठीक है, आम हो जाएगा दरभंगा, ठीक है, आम हो गया दरभंगा। उसके बाद आलू, आलू पूछेगा तो आलू का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है पटना में। कहाँ होता है? पटना में होता है आलू का सबसे ज़्यादा उत्पादन, आलू, ठीक है, आलू हो जाएगा पटना में, ठीक है। उसके बाद देखिए प्याज का सर्वाधिक उत्पादन, प्याज की बात करें तो प्याज सबसे ज़्यादा होता है नालंदा में। कहाँ? नालंदा में, ठीक है, प्याज होता है नालंदा में सबसे ज़्यादा। उसके बाद मछली, मछली पूछ देगा तो मधुबनी, मछली मधुबनी, ठीक है, मछली हो जाएगा मधुबनी, ठीक है, मछली हो गया मधुबनी। उसके बाद देखिए मधुबनी हो गया, मखाना पूछ देगा तो हो जाएगा दरभंगा, शहद पूछ देगा तो हो जाएगा बांका। एक बार और देखिए गन्ना में हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, गन्ना में पश्चिमी चंपारण, केला में हो जाएगा मधुबनी, केला में हो जाएगा मधुबनी, अमरूद में हो जाएगा नालंदा, अमरूद में नालंदा, आम में हो जाएगा दरभंगा, आम में हो गया दरभंगा, आलू में हो जाएगा, सॉरी आलू का आलू लिख दिया, आलू में हो जाएगा पटना, एक सेकेंड, आलू में हो जाएगा पटना, ठीक है, आलू में हो जाएगा पटना, आलू में हो जाएगा पटना, प्याज में हो जाएगा नालंदा और मछली में हो जाएगा मधुबनी, मछली में हो जाएगा मधुबनी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा लोग अपना, ठीक है, ये जितना भी है ना इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। पानी चाहिए था। गन्ना में ये सब जो है ना हम लोग हर वीडियो में थोड़ा बहुत हम लोग आपको ला के देते रहेंगे, तो थोड़ा थोड़ा देखिएगा ना तो थोड़ा थोड़ा आप लोग को डाइजेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप लोग को डाइजेस्ट भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग का है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ फाइटर जेट इंजन बनाने के लिए ऐतिहासिक समझौता किया है, ठीक है। तो फाइटर जेट बनाने के लिए ऐतिहासिक समझौता जो हुआ है वो हुआ है, ठीक है। देखिए फाइटर जेट जो बनाने के लिए होता है ना कि भारत में आके वो कंपनी अपना क्या करेगी, हब लगाएगी, भारत में आके हब लगाएगी, और भारत में आके जब हब लगाएगी तो वो कहाँ, कौन देश है? तो अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका है, अमेरिका आके वो करेगी, भारत में लगाएगी फाइटर जेट बनाने की कंपनी, ठीक है। और इसी के साथ ऐतिहासिक फैसला हुआ है भारत और अमेरिका में। इसके साथ मतलब एक तो स्वदेशी को बढ़ावा मिलेगा ही, ठीक है, उसके साथ साथ जो भारत में है उनको भी रोजगार मिलेगा। जहां ये बहुत ही मतलब हाईलाइट था, आज पेपर में बहुत सारा कुछ इसके बारे में दिया था। कंपनी देखिए कौन कौन कंपनी में समझौता हुआ है। कंपनी की बात करें तो देखिए प्रधान नरेंद्र मोदी की हालिया अमेरिका यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौता पर था। अच्छा देखिए मोदी जी का अमेरिका यात्रा, अमेरिका गए थे दौरे पे, वहाँ पे जो योग दिवस मना है ना तो वहाँ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट दिया गया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में एक साथ 136 देश के लोग शामिल हुए हैं और योग किए हैं, तो बना है वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है। तो हम लोग करंट के वीडियो में हम लोग उसको बताए थे, तो 136 देश था, याद कीजिएगा। और मोदी जी अमेरिका के दौरे पे गए थे तो यही कार्य हुआ है। तो देखिए यह समझौता न केवल भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाएगा बल्कि मेक इन इंडिया परियोजना को भी मजबूती देगा। किसको? मेक इन इंडिया परियोजना को भी मजबूती देगा। और समझौता हुआ है तो देखिए समझौता हुआ है अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, याद रखिएगा अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक, और हिंदुस्तान का पूछेगा तो एरोनॉटिक लिमिटेड, ठीक है, एरोनॉटिक लिमिटेड, ठीक है। भारत में संयुक्त रूप से स्वदेशी युद्धक विमान तेजस एम के लिए, ये तो जो लिखा है पढ़ लीजिएगा, बस कंपनी याद रखना है, ठीक है। अब देखिए यही है, क्या किया है अब तक 1600 से अधिक F414 याद रखिएगा, F414, ठीक है, F414 इसी के निर्माण के लिए समझौता हुआ है स्पेशली, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है वही दिया है कि अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक से, कौन है? जनरल इलेक्ट्रिक है, यानी जेई की एरोस्पेस इकाई, ठीक है। और भारतीय वायुसेना के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी याद कर लीजिएगा, ठीक है। और जड़ाकू मतलब किसके लिए स्पेशली समझौता हुआ था बताया है ना, F414, ठीक है, F414 के लिए समझौता हुआ है। F414 क्या है? तो लड़ाकू जेट इंजन है। क्या है? लड़ाकू जेट इंजन है, ठीक है। इसी के लिए समझौता हुआ है जेई और HAL में, जेई और HAL क्या होगा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ठीक है। 22 तारीख को समझौता हुआ है, समझौता पे मोदी जी ये वो किए हैं, ये सब देख लीजिएगा अपना, ठीक है। ये सब मतलब यही सब हुआ है और पेपर का कटिंग है कि ऐतिहासिक समझौता हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में, तो ये पढ़ना होगा, पढ़ लीजिएगा, वही सब हिसाब किताब दिया है। F मतलब 414 याद रखिएगा, क्या? F414 इसी मतलब प्रमुख
मतलब स्पेशली इसी के लिए हुआ है जो लड़ाकू विमान का जेट इंजन है, ठीक है, जेट इंजन है लड़ाकू विमान का। कंपनी इंपॉर्टेंट है और किसके लिए हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर है 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है, ठीक है। 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है। देखिए आयोजन महोत्सव ये सब थोड़ा एका दो का पूछ ही देता है, तो जो लेटेस्ट में उसको देखते चलेगा। एक होता है ना कि बहुत यूनिक है वो सब नहीं पूछता है, बीपीएससी मतलब 68 में देखे थे जो ज़्यादा हाईलाइट करंट है वो सब नहीं पूछा, इसलिए जितना छोटा मोटा जितना मामूली लगेगा ना हम लोग सब कवर कर ले रहे हैं। तो देखिए 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो इसका आयोजन हुआ है मुंबई में। कहाँ हुआ है, मुंबई में हुआ है। वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन का आयोजन मुंबई में हुआ है। अब देखिए इसका डिटेल पढ़ लीजिए। शिखर सम्मेलन, अच्छा इस शिखर सम्मेलन जो भी होता है उसका विषय होता है, कोई कोई विषय पूछ देता है। शिखर सम्मेलन का विषय था रोगी केंद्रिकता, ठीक है, रोगी केंद्रिकता, विनिर्माण और गुणवत्ता का नया प्रतिमान, ठीक है, रोगी केंद्रिकता, विनिर्माण और गुणवत्ता का नया प्रतिमान। कितना दिन का था, 2 दिन का था। ये सब उसी के बारे में दिया है, क्या क्या होगा मतलब क्या किया जाएगा, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछेगा मत देखिए, वीडियो लंबा हो जाएगा। उसके बाद देखिए हाल फिलहाल में सबसे लेटेस्ट कुछ मतलब महोत्सव हुआ है, सम्मेलन हुआ है, तो देखते हैं कहाँ कहाँ क्या हुआ है। बहुत ज़्यादा है, हम लोग 8-10 लाए हैं, एक बार में 8-10 देख लीजिए, फिर रिवीजन करा देंगे, फिर नया लाते जाएंगे, रिवीजन होता जाएगा और याद होता जाएगा, एक साथ नहीं याद होगा। तो देखिए लिखा है 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस, 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस पूछेगा तो इसका आयोजन हुआ है नागपुर में। कहाँ हुआ है, नागपुर में, ठीक है, नागपुर में, ठीक है, नागपुर हो जाएगा। इसका आयोजन हुआ है नागपुर में। देखिए 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 पूछ देगा। इसका आयोजन हुआ है इंदौर। कहाँ, इंदौर, ठीक है, इंदौर में हुआ है इसका आयोजन, ठीक है, इंदौर में हुआ है। इंदौर कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। इंदौर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद देखिए एशिया का, ये थोड़ा काट लीजिएगा, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2023 कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है बेंगलुरु में। कहाँ, बेंगलोर, ठीक है, इंग्लिश में लिख देता है बेंगलोर, BNGLOR, ठीक है, बेंगलोर में हुआ है एरो इंडिया 2023। उसके बाद देखिए 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस, 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस, इसका स्पाइस कांग्रेस पूछेगा तो इसका आयोजन हुआ है नवी मुंबई। कहाँ, नवी मुंबई, ठीक है, नवी मुंबई, नवी मुंबई, ठीक है, नवी मुंबई, नवी मुंबई में इसका आयोजन हुआ है। किसका, 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन हुआ है नवी मुंबई में। उसके बाद देखिए 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करें तो इसका आयोजन हुआ है फिजी में। कहाँ, फिजी में, फिजी, ठीक है, फिजी में इसका आयोजन हुआ है 12वां क्या, विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी का। उसके बाद देखिए 18वां विश्व सुरक्षा कांग्रेस, जब विश्व सुरक्षा कांग्रेस पूछेगा तो इसका आयोजन हुआ है जयपुर में। कहाँ, जयपुर में, जयपुर, ठीक है, जयपुर, जयपुर। अच्छा देखिए हम लिखते हैं ना तो डिजिटल बोर्ड है, अपने हाथ में नहीं ना है कैसे क्या लिखाता है, तो बोलते हैं तो उसे रिलेट कर लीजिएगा, हल्का फुल्का मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो जयपुर में हुआ है 18वां विश्व सुरक्षा कांग्रेस। उसके बाद देखिए ये लिखा है कि 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, ठीक है, 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन होगा तो इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ, नई दिल्ली, नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है, ठीक है, 22वां विश्व सतत विकास सम्मेलन नई दिल्ली। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 इसका आयोजन हुआ है ऋषिकेश उत्तराखंड। ऋषिकेश कहाँ है, उत्तराखंड में, इधर हट जाते हैं, ऋषिकेश, ठीक है, ऋषिकेश, ठीक है, ऋषिकेश में इसका आयोजन हुआ है, ऋषिकेश में, ठीक है, ऋषिकेश कहाँ है, उत्तराखंड में। उसका देखिए 8वां रायसीना संवाद 2023, 8वां रायसीना संवाद 2023 तो पर मतलब राष्ट्रपति भवन कहाँ है, तो रायसीना की पहाड़ी पे है। राष्ट्रपति भवन कहाँ है, रायसीना की पहाड़ी पे है। तो 8वां रायसीना संवाद 2023 पूछेगा तो इसका भी आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, इसका भी आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। देखिए ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे लेटेस्ट है, सम्मेलन से एक दो क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हम लोग जितना भी इंपॉर्टेंट है ना उसी का रिविजन कराते हैं, उसी को क्वेश्चन के लास्ट में लाते हैं। तो देखिए एक बार और रिपीट कर देते हैं, 8वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस, जब विज्ञान कांग्रेस पूछेगा तो हो जाएगा नागपुर, विज्ञान कांग्रेस नागपुर। प्रवासी भारतीय दिवस, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर मध्य प्रदेश। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो की बात करें तो एरो इंडिया, एरो इंडिया कहाँ हुआ है, तो बेंगलुरु में हुआ है। कहाँ, बेंगलुरु में हुआ है। 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस, ठीक है, स्पाइस कांग्रेस पूछ देगा तो नवी मुंबई, स्पाइस कांग्रेस नवी मुंबई। विश्व हिंदी सम्मेलन 12वां नंबर का विश्व हिंदी सम्मेलन तो फिजी में। कहाँ, फिजी में, ठीक है,
उसके बाद देखिए विश्व सुरक्षा कांग्रेस, सुरक्षा कांग्रेस पूछेगा तो हो जाएगा जयपुर में। उसका विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन होगा नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ऋषिकेश और रायसीना संवाद हो जाएगा नई दिल्ली। अच्छा यहाँ दिया है विश्व हिंदी सम्मेलन, पूछ देगा विश्व हिंदी दिवस कब है, तो विश्व हिंदी दिवस पता है कितना तारीख होगा, 10 जनवरी। कब, 10 जनवरी, ठीक है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछ देगा तो 14 सितंबर, 14 सितंबर। हम लोग पिछले वीडियो में जनवरी का पूरा मतलब दिवस कवर कर लिए हैं, पिछला वीडियो देखे होंगे तो याद आ रहा होगा, तो रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट कभी वीडियो में हम लोग फरवरी वाला कर लेंगे, फिर मार्च वाला कर लेंगे, ऐसे करते करते हम लोग दिसंबर तक पूरा दिवस खत्म कर लेंगे। दिवस से भी 1-2 क्वेश्चन पूछता है। आगे देखिए नेक्स्ट देखेंगे तो 9वां नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर का है कि साहित्य अकादमी ने बाल साहित्य पुरस्कार को हिंदी भाषा के लिए किसे चुना है। तो देखिए हम लोग पिछले बार लाए थे लोग मैथिली भाषा के लिए, मैथिली भाषा के लिए लाए थे लोग, इस बार हिंदी भाषा के लिए लाए हैं। तो हिंदी भाषा में मिला है सूर्यनाथ सिंह को। किसको, सूर्यनाथ सिंह को मिला है हिंदी भाषा के लिए। और जो पेपर देखिए 22 भाषा में मिलता है, कितना भाषा में, 22 भाषा में। पूरा इंपॉर्टेंट नहीं है, हिंदी देख लीजिएगा, इंग्लिश देख लीजिएगा, और बिहार में हमारी मतलब लोकल भाषा है मैथिली, मैथिली बोली जाती है बिहार में, तो मैथिली भी देख लीजिएगा, ये तीनों देख लीजिएगा, काम हो जाएगा। और देखिए इसके डिस्कशन की बात करें तो देखिए पहले सेकंड नंबर वाला देख लीजिए, सूर्यकांत सिंह को उनके लघु कथा संग्रह कोटुक ऐप, ठीक है, कोटुक ऐप के लिए बाल साहित्य पुरस्कार की हिंदी भाषा श्रेणी के लिए चुना गया है। और इंग्लिश के लिए पूछ देगा तो बच्चों की प्रसिद्ध लेखिका सुधा मूर्ति, किसको इंग्लिश में मिला है, सुधा मूर्ति। इंग्लिश में किसको मिला है, सुधा मूर्ति को मिला है इंग्लिश में। उनकी अंग्रेजी कहानी का नाम क्या है, तो देखिए ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरी, ग्रैंड पेरेंट बैग ऑफ स्टोरी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार मिला है इंग्लिश में सुधा मूर्ति, ग्रैंड पेरेंट बैग ऑफ स्टोरी, ठीक है। और सूर्यकांत सिंह को मिला है कुकू ऐप होगा शायद, कोटुक ऐप लिख दिया है, कुकू ऐप के लिए बाल साहित्य का मिल गया, ठीक है। और इसके बाद बात करें लिस्ट की तो देखिए ये पूरा लिस्ट है 22 भाषा में दिया गया है, ठीक है, ठीक है, 22 भाषा में दिया गया है, ठीक है। अब 22 भाषा का याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैथिली इंग्लिश हिंदी, मैथिली इंग्लिश हिंदी। पिछले वीडियो में कराए थे हम लोग मैथिली, तो मैथिली में मिला था ओल कतरा झोल कतरा, ओल कतरा झोल कतरा कविता था, ओल कतरा झोल कतरा, इसी के लिए मिला था अक्षय आनंद सन्नी को। किसको, अक्षय आनंद सन्नी को मिला था। इंग्लिश की बात करें तो अंग्रेजी में किसको मिला है, ग्रैंड पेरेंट बैग ऑफ स्टोरी, क्या नाम बताए हैं, सुधा मूर्ति नाम बताए हैं। और हिंदी को लिए मिला है कौतुक ऐप लिखा है, ठीक है, सूर्यनाथ सिंह को मिला है, ठीक है। और इस लिस्ट की बात करें तो लिस्ट हम लोग टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा अगर देखना होगा तो। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट देखिए कुछ पुरस्कार लाए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2023 में दिया गया, एकदम जबान पे होना चाहिए। बात कर रहे हैं व्यास सम्मान की। व्यास सम्मान की जब हम बात करेंगे तो व्यास सम्मान दिया गया है ज्ञान चतुर्वेदी को। किसको, ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। और हिंदी भाषा में इनके एक पुस्तक है जिसका नाम है पागल खाना। क्या नाम है, पागल खाना। व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी पागल खाना, व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी पागल खाना लिख देते हैं, याद रहेगा। देखिए व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी, कौन, ज्ञान चतुर्वेदी, ठीक है। ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है व्यास सम्मान, ठीक है, ज्ञान चतुर्वेदी, ज्ञान चतुर्वेदी, ठीक है, ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, पागल खाना। क्या नाम है, पागल खाना, ठीक है, पागल खाना, ठीक है। पागल खाना किस भाषा में है, तो हिंदी भाषा में, या हिंदी लिख देते हैं, हिंदी में है, ठीक है, हिंदी लिख देते हैं, हिंदी भाषा में है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हम लोग का, नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान दिया गया है शिव सुंदरी को। किसको, शिव शंकरी होगा, सॉरी शिव सुंदरी नहीं, शिव शंकरी होगा। क्या हो जाएगा, सरस्वती सम्मान हो जाएगा शिव शंकरी। शिव शंकरी को मिला है कौन, उनकी एक पुस्तक है उसका नाम है सूर्यवंशम। क्या नाम है, पुस्तक का नाम है सूर्यवंशम। सरस्वती सम्मान शिव शंकरी, सरस्वती सम्मान शिव शंकरी, पुस्तक का नाम क्या है, सूर्यवंशम नाम है, सूर्यवंशम। शिव शंकरी की कृति है सूर्यवंशम, कौन भाषा में है, तो तमिल भाषा में। सरस्वती सम्मान शिव शंकरी कौन पुस्तक को दिया गया है, तो सूर्यवंशम को दिया गया, लिख देते हैं सरस्वती सम्मान शिव शंकरी, शिव शंकरी, ठीक है, शिव शंकरी, शिव शंकरी को दिया गया है सरस्वती सम्मान। इनकी कृति का नाम क्या है, इनकी कृति का नाम है सूर्यवंशम। क्या नाम है, सूर्यवंशम, सूर्यवंशम, ठीक है, सूर्यवंशम, इनकी कृति का नाम है सूर्यवंशम। और कौन भाषा में है, तो तमिल में। कौन लैंग्वेज है, तमिल लिख देते हैं यहाँ, ठीक है, तमिल में मिला गया है तो याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है गांधी शांति पुरस्कार 2021। हम लोग करंट में बहुत बार कवर किए हैं, फिर से एक बार बता रहे हैं। गांधी शांति पुरस्कार 2021 का सम्मान मिला है गीता प्रेस को, जो उत्तर प्रदेश में। किसको, गीता प्रेस लिख देते हैं यहाँ, गीता प्रेस को मिला है। और बात करेगा 2020 वाला तो नहीं पूछेगा, फिर भी बता दे रहे हैं, बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिसका नाम था शेख
मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान, उनको बांग्लादेश का गांधी बोला जाता है, बांग्लादेश का गांधी पूछा जाता है। तो शेख मुजीबुर रहमान, उनको 2020 का गांधी शांति पुरस्कार मिला था। 21 वाला घोषणा एकदम हाल फिलहाल में हुई है, ये मिला है गीता प्रेस को। किसको? गीता प्रेस। ठीक है, गीता प्रेस कहाँ का है? गीता प्रेस है उत्तर प्रदेश का। डॉट में लिख देते हैं, यूपी लिख देते हैं। और पता है कितना रुपया मिला था? 1 करोड़। लेकिन राशि स्वीकार नहीं किया, राशि स्वीकार नहीं किया, मतलब बोला दान पुण्य के कार्यों में दे दिया। उसके बाद देखिए एबल पुरस्कार पूछ रहा है। जब एबल पुरस्कार पूछ रहा है तो एबल पुरस्कार मिला है लुइस कैफरेली को। लुइस कैफरेली को एबल पुरस्कार दिया जाता है मैथ के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? गणित के क्षेत्र में, मैथ के क्षेत्र में मिला है लुइस कैफरेल को, लुइस कैफरेली को। ठीक है, लुइस कैफरेली को। ठीक है, लुइस कैफरेली को मिला है एबल पुरस्कार। एबल पुरस्कार मिला है लुइस कैफरेली को, जो अमेरिका के गणितज्ञ हैं। अमेरिका के गणितज्ञ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पांचों का पांचों एकदम हाल फिलहाल का एकदम लेटेस्ट है, इसीलिए एकदम इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। फिर रिपीट कर रहे हैं, ज्ञान चतुर्वेदी व्यास सम्मान। कृति क्या है? पागल खाना। सरस्वती सम्मान मिला है शिव शंकरी को। इनकी कृति क्या है? सूर्यवंशम। तमिल भाषा में है, पागल खाना है हिंदी भाषा में। गांधी पुरस्कार तो गीता प्रेस करेंगे बहुत बार, और देखिए बहुत बार कवर हुआ है। उसका एबल पुरस्कार लुई कैफरेली, जो अमेरिका के गणितज्ञ हैं। एकदम इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखेंगे, देखिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023। ये हाल फिलहाल का एकदम लेटेस्ट डाटा है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है। तो होता है ना कि सूचकांक से हमेशा पूछ देता है, सूचकांक से 1-2 क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का स्थान क्या है, टॉप 1 पे कौन देश है। तो सूचकांक की बात करें तो अभी आया है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान है 127। पहले कितना था? 135 था। पहले कितना था? 135। अभी कितना हो गया है? तो 127 हो गया। कितना हो गया है? 127 हो गया। बात करें इसके डिटेल्स की तो देखिए ग्लोबल जेंडर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 146 देशों में। कितना देश में? 146 देश में 127 हो गया है। और आयरलैंड को 91.2%, छोड़ दीजिएगा, उसको जानने का जरूरत नहीं है। और 14 वर्ष से दुनिया का सबसे अधिक लिंग समान देश, मतलब 1 नंबर पे यही है। 14 साल से यही रह रहा है। ठीक है, और 2022 में आपको बता दिए कि 135वें स्थान पे था। पुराना डाटा नहीं पूछेगा, नया डाटा याद कीजिएगा। 1 नंबर पे कौन है? आइसलैंड, सॉरी 1 नंबर पे आइसलैंड है। ठीक है, परसेंटेज नहीं पूछेगा। 14 वर्ष से दुनिया का सबसे अधिक लिंग समान वाला देश बना है। कौन? आइसलैंड बना है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो देखिए हाल फिलहाल एकदम 2023 का एकदम लेटेस्ट है डाटा। लेटेस्ट क्या है? डाटा है। और देखिए एक साथ पूरा डाटा याद कीजिएगा तो नंबर नहीं होता है, कभी 100, कभी भारत का स्थान 100। जैसे फीफा की बात करते हैं 102 स्थान है भारत का, फीफा का 102 है। लिंगानुपात की 127 हो गई, पिछला वाला 135 हो गया। ऐसा अगर आप 15-20 को रट लीजिएगा ना तो हमेशा कन्फ्यूजन खा जाइएगा। ठीक है, इसीलिए 5-5 को याद कीजिएगा, हल्का हल्का डोज लीजिएगा तो डाइजेस्ट भी हो जाएगा। याद करना है तो सुबह में देख लीजिएगा वीडियो, सुबह सुबह देख लीजिएगा तो खाली पेट बहुत जल्दी याद होता है। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं सूचकांक की। हल्का सा लाए हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर भी थोड़ा थोड़ा लाएंगे। 2023 में भी ज़्यादा निकला नहीं है, 3-4 महीना ही है। जनवरी से करंट पूछेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 महीना नहीं हुआ। 5 महीने उतना ज़्यादा आया नहीं है, फिर भी जितना आया हम लोग कवर करा देंगे। देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023। विश्व प्रेस स्वतंत्रता की बात करें, मतलब रिपोर्टर फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है, रिपोर्टर फ्रीडम इंडेक्स, इसमें बात करें तो इसमें भारत का स्थान है 161। कितना? 161, 161 है भारत का स्थान। और पूछेगा 1 नंबर पे कौन है, तो 1 नंबर पे है नॉर्वे। कौन है? नॉर्वे। ठीक है, 1 नंबर पे है नॉर्वे। उसके बाद देखिए 1 नंबर पे है नॉर्वे। उसके बाद ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स की बात करें तो इसमें भारत का स्थान है 3रा। कितना स्थान है? 3रा। भारत का स्थान है 3rd, हम 3rd लिख देते हैं। और 1 नंबर की बात करेगा तो उसमें अमेरिका, यूएसए लिख देते हैं, यूएसए। ठीक है, अच्छा यूनिकॉर्न इंडेक्स बोल रहा है। यूनिकॉर्न पता है किसको बोलते हैं? जब कोई स्टार्टअप होता है ना, जब स्टार्टअप बड़ा रूप ले ले उसको बोलते हैं यूनिकॉर्न। क्या बोलते हैं? यूनिकॉर्न बोलते हैं। और देखिए यूनिकॉर्न की बात कर रहे हैं तो पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बोल देगा तो वो होगा चेन्नई सुपर किंग, स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न। और भारत में हाल फिलहाल में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जा रहा है। क्या मनाया जा रहा है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस हो जाएगा 16 जनवरी। हम यहाँ लिख देते हैं, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट एकदम हाल फिलहाल का दिवस है। किताब उताब मैंने लिखा है अभी, 16 जनवरी। ठीक है, 16 जनवरी। ठीक है, 16 जनवरी हो गया राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किसी की बुक में नहीं मिलेगा, एकदम हाल फिलहाल का न्यूज़पेपर में हम लोग देखे थे। लोग राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब हो जाएगा? 16 जनवरी को हो जाएगा। यूनिकॉर्न में कितने स्थान है? यूनिकॉर्न इंडेक्स में 3रा है, 1 नंबर पे भारत। उसके बाद देखिए पूछ रहा है खुशहाली, विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान पूछ रहा है तो 126 हो जाएगा। कितना? 126। खुशहाली में
126। एक नंबर पे पूछेगा, एक नंबर पे है खुशहाली में फिनलैंड। कौन है? फिनलैंड है। फिनलैंड कौन है? फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड हो गया। अब देखिए 126 पे है खुशहाली में, और जस्ट न पढ़े लोग कि ग्लोबल जेंडर गैप में 127 है, ठीक है। तो आसपास होने की वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन, इसीलिए हल्का हल्का याद कीजिएगा तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट की बहुत बात बोल रहा है, तो भारत का स्थान है 8वां। कितना स्थान है? 8वां, ठीक है, 8वां स्थान है एयर क्वालिटी में। एक नंबर देश पूछ देगा तो हो जाएगा 4। एक नंबर कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा 4। उसके बाद देखिए वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, आतंकवाद की बात करें तो आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान 13वां है। कितना है? 13वां, ठीक है, 13वां स्थान है। एक नंबर पूछ देगा तो सबसे अशांति वाला देश है अफगानिस्तान। हाल फिलहाल में आतंकवाद का बहुत सारा उसमें आप लोग घटना सुने होंगे करंट में, तो एक नंबर पे कौन है? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान हो जाएगा आतंकवाद सूचकांक में। उसके बाद देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो भारत का स्थान है 85 नंबर। कितना? 85वां स्थान है, भारत का स्थान है 85, ठीक है। और एक नंबर की, सॉरी एक सेकंड, भारत के बाद पूछेगा तो हो जाएगा 85, भारत के बाद पूछेगा तो हो जाएगा 85, ठीक है, 85 हो जाएगा। और एक नंबर पूछेगा तो एक नंबर हो जाएगा जापान। कौन हो जाएगा? जापान, ठीक है, एक नंबर हो जाएगा जापान। उसके बाद देखिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, फायर पावर इंडेक्स में बात करेगा तो फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान है 4था। कितना स्थान है? 4था, चौथा स्थान है भारत का। एक नंबर पे पूछ देगा तो अमेरिका हो जाएगा। कौन हो जाएगा? यूएसए, ठीक है, यूएसए। जितना भी डाटा दिए हैं सब 2023 का है, एकदम नया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से एकदम जुबान पे होना चाहिए, कन्फ्यूज आइएगा मत, ठीक है, कन्फ्यूज आइएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा। और देखिए जैसे खुशहाली में 126 है, जेंडर गैप में 127 है, आसपास होने की वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए पूरा याद कर लीजिएगा, हल्का हल्का डोज ला रहा है ताकि डाइजेस्ट हो जाए। और सुबह सुबह खाली पेट लीजिएगा तो और जल्दी याद होगा, स्क्रीनशॉट लेना वो ले लीजिएगा। ये दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एकदम लेटेस्ट है, 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई है? आपको पता है ओलंपिक होने वाला है, तो ओलंपिक में जो खिलाड़ी है ना उसको मोटिवेट करने के लिए भारत इन पेरिस अभियान शुरू किया गया है। यह हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा, किसके द्वारा? खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा शुरू किया गया है भारत इन पेरिस अभियान। इस क्वेश्चन के डिस्कशन की बात करें तो डिस्कशन देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ ने पेरिस ओलंपिक खेलों से पहले पूरे भारत में खेलों के बारे में जागरूकता पैदा करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए भारत इन पेरिस अभियान शुरू किया है। कौन? भारत इन पेरिस। ओलंपिक की बात करें तो ओलंपिक 2024 का ओलंपिक है, वो 26 जुलाई से 11 तक, ठीक है, पेरिस के फ्रांस में होगा। तो ओलंपिक कब होगा? अब 2024 में होगा। कहाँ होगा? पेरिस, फ्रांस में होगा, ठीक है। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर है, यही कौन अभियान चालू किया है? तो भारत इन पेरिस चालू किया है। बाकी देख लीजिएगा एक छोटा मैराथन शुरू किया गया है, कहाँ से? दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से, तो इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोदी जी बहुत दौरा कर रहे हैं आजकल, बहुत अमेरिका गए थे, अब चले गए हैं मिस्र। तो मिस्र गए हैं तो बहुत एकदम 24 साल बाद कोई भारत का राष्ट्रपति पहुंचा है मिस्र, तो मिस्र पहुंचा है तो इनको मिस्र के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित कर दिया गया है। तो देखिए पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, क्या नाम है उसका? ऑर्डर द नाइल। क्या नाम है? ऑर्डर द नाइल से सम्मानित किया गया है। तो ऑर्डर द नाइल सर्वोच्च सम्मान है मिस्र का, तो मिस्र के ऑर्डर द नाइल से सम्मानित किया। ये जो गला में पहने हैं ना, यही वाला है ऑर्डर द नाइल, ठीक है, तो इसी से सम्मानित किया गया। इसके बात करें डिटेल की तो देखिए प्रधानमंत्री अमेरिका दौरे के बाद अब 2 राजकीय दिवस में मिस्र पे चले गए, ये बात को बता दिया है। अब मोदी की पहली मिस्र यात्रा है, ठीक है, और 26 वर्षों में, सॉरी 24 बोल दिए थे, 26 साल में मिस्र का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए। उसके बाद मिस्र पहुंचने पर सर्वोच्च सम्मान ये ऑर्डर द नाइल याद कर लीजिएगा। और मिस्र के राष्ट्रपति की बात करें, क्योंकि करंट है, तो उनका नाम है अब्देल फतेह अल सीसी, अब्देल फतेह अल सीसी। मिस्र की राजधानी की बात करें तो राजधानी है काहिरा, मिस्र की राजधानी है काहिरा। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार इसका आयोजन हुआ था और पहली बार जीता गया है। तो देखिए बांग्लादेश को हराकर पहला महिला इमर्जिंग एशिया कप का खिताब किसने जीता है? तो बात हो रही है पहला महिला इमर्जिंग एशिया कप का खिताब किसने जीता है? तो महिला इमर्जिंग महिला एशिया कप का खिताब जीता है भारत ने ही। तो ऑनलाइन है, इसमें कोई डिस्कशन देने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे हम लोग अनुराग ठाकुर वाला
ये कौन आयोजन चला था कि भारत इन पेरिस चला था ना, भारत इन पेरिस जब चला था खेल जागरूकता पैदा करने के लिए, बात आया था भारतीय ओलंपिक संघ। तो हाल ही में हम लोग कुछ दिन पहले आपको बताए हैं कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो पीटी उषा को बनाया गया। किसको? पीटी उषा को बनाया गया। इंपॉर्टेंट है इसीलिए जान लीजिएगा, बता दिए हैं, ओलंपिक से याद आ गया। तो पीटी उषा को बनाया गया है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष। देखिए अब कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग, 14 नंबर पे पहुंच गए थे। तो 14 नंबर देखिए, उसके बाद देखिए हम लोग का वीडियो आज का यहीं समाप्त हो जाता है। और अगर आपको वीडियो से लगता है कि थोड़ा भी आपको हेल्प मिला है तो हमारे वीडियो को बहुत सारा प्यार दे, एकदम दबा के सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।